बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमें बताए गए थे, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक सिर्फ खाली इसके अंदर हमने इंक्लूड किए थे और सिर्फ इनको ही पढ़ेंगे। इसके अंदर बस एक और टॉपिक ऐड किया था, वो एक सर है, उन्होंने कहा था, रिकॉर्डिंग हुई थी असल में। तो वो था नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, वो भी इसमें ऐड की है, लेकिन इसके अंदर वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर उसका जिक्र नहीं था। सबसे पहले हमारे पास है जिंक एंड कॉपर अलॉयज एंड देयर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे कॉपर और जिंक को तो ऐड कर दिया, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस ऐड नहीं करी मेरे पास। कॉपर, इट इज़ अ सॉफ्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल विद हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी ये सॉफ्ट होता है और इसके अलावा जो इसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। यानी ये हीट एनर्जी को आराम से और इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास कर सकता है। अ फ्रेशली एक्सपोज सरफेस ऑफ प्योर कॉपर हैज़ पिंकिश ऑरेंज कलर। और जो बिल्कुल प्योर कॉपर होता है उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल पिंकिश ऑरेंज जैसा होता है। Copper is used in buildings, usually for roofing, and sometimes it also used as decorative piece in its elemental as well as compound pigment form. यानी जो कॉपर है उसको बिल्डिंग्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, and sometimes it's also used as decorative piece in its elemental as well as compound pigment form. मेरे ख्याल से कोई डेकोरेशन जो की जाती है ना उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता होगा एज अ पिगमेंट फॉर्म के अंदर। कॉपर वायर्स आर वाइडली यूज्ड एवरीवेयर। और इसके अलावा कॉपर जो है उसका सबसे ज़्यादा यूजेज है हमारे पास। कॉपर अलॉयज के अंदर हमारे पास अल्फा ब्रास है और बीटा ब्रास है। और इसका मेन यूज़ ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मेडल्स, स्टैचूज एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी मुजस्मे बनाए जाते हैं, मेडल्स और स्टैचूज यानी पुतले बनाए जाते हैं, और उसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब उसके बाद है जिंक। Zinc is an abundant metal found in the Earth's crust with a myriad of industrial and biological uses. अब यहाँ पे abundant metal का मुझे मतलब समझ में नहीं आया। वैसे मेरे ख्याल से abundant तो उसको कहते हैं जो बहुत कम होता है शायद, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, और इसके जो यूजेज है ज़्यादातर वो इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल हैं। जिंक इज़ ब्रिटल एंड ब्लू वाइट इन कलर। अब जिंक जो है वो ब्रिटल होता है यानी चटक जाता है, और उसका जो कलर होता है वो ब्लू वाइट इन कलर होता है। इट इज़ अ वीक मेटल विद लेस देन हाफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ माइल्ड कार्बन स्टील। और जो इसकी मतलब एक कमज़ोर मेटल है ये, और जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कार्बन के स्टील से हाफ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्योर जिंक हैज़ लो टफनेस एंड इज जनरली ब्रिटल, बट जिंक अलॉयज जनरली हैव हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। जो हमारे पास बिल्कुल प्योर जिंक होता है उसकी टफनेस बहुत कम होती है और ब्रिटल भी होता है, लेकिन जो हम अलॉय बनाते हैं वो जो अलॉय होता है वो उससे बहुत बेहतर होता है, और स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर। जिंक इज़ मोस्टली यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ कोरोजन। और ज़्यादातर इसको गैल्वेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उसको जंग से बचा सकें। अब जिंक के अलॉयज यहाँ पे हमारे पास है सिल्वर और निकल, नहीं सोल्डर, यानी मेरे ख्याल से जो सोल्डरिंग करते हैं उसके अंदर इसका अलॉय इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है जिंक अलॉय और कॉपर। निकल सिल्वर जिसके अंदर निकल, कॉपर और जिंक होता है हमारे पास अलॉय, और इसको जर्मन सिल्वर भी कहते हैं। और इसका मेन यूज़ है कि यूज़ फॉर ज्वाइनिंग लेस फ्यूजिबल मेटल्स, और सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड केमिकल इक्विपमेंट्स। केमिकल इक्विपमेंट्स में मेरे ख्याल से जो शीट्स टाइप होंगी उसके अंदर इस्तेमाल होता होगा ये। और ज्वाइनिंग लेस फ्यूजिबल मेटल्स, मेरे ख्याल से हम जो मेटल्स को मेरे ख्याल से सोल्डरिंग के ये बता रहे हैं शायद, लेस फ्यूजिबल मेटल्स, यानी ज्वाइनिंग की जाती है लेस फ्यूजिबल मेटल्स की। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारे पास हीट ट्रीटमेंट। Heat treatment is the term used to describe the controlled heating and cooling of metals and alloys for the purpose of altering their structures and properties. यानी हीट ट्रीटमेंट इस वजह से इस्तेमाल की जाती है ताकि हम कोई भी हमारे पास जो मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं
और जो उसका स्ट्रक्चर है उसको अल्टर कर सकें। Heat treatment is the process of combination of heating and cooling operations timed and applied to metals and alloys in their solid state to obtain desired properties. अब होता ये है कि हीट ट्रीटमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो उसको बहुत गर्म करके उसकी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होती है वो हम ऑब्टेन करते हैं, या फिर उसको एकदम ठंडा करके। Aim of heat treatment: the aim is to obtain a desired microstructure to achieve certain predetermined properties, physical, mechanical, magnetic और electrical। यानी इसमें यही बताया जा रहा है कि हमारा जो एम होता है वो यही होता है कि जो हमारी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी हमारी डिजायर्ड प्री डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम हासिल कर सकें, चाहे वो फिजिकल हो, मैकेनिकल हो, या मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल हो। द सेम मेटल और अलॉय कैन बी मेड वीक एंड डक्टाइल फॉर ईज इन मैन्युफैक्चर। और इसी तरह से किसी भी मेटल को या अलॉय को कमज़ोर करने के लिए या फिर उसको डक्टाइल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस को। एंड देन रिट्रीटेड टू प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ एंड गुड फ्रैक्चर रेजिस्टेंस फॉर यूज एंड एप्लीकेशन। और इसी तरह से कोई भी मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और उसका गुड फ्रैक्चर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए भी। अब हीट ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होती है सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट और एक होता है हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट। बेसिक स्टेजेस फॉर ऑल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आर, यानी वो स्टेजेस जो हर कोई भी ट्रीटमेंट हो हीट ट्रीटमेंट उसके अंदर लाजमी होते हैं। सबसे पहले हीटिंग, फिर होल्डिंग और फिर उसके बाद कूलिंग। अब ये जो होल्डिंग वाला स्टेज होगा मेरे ख्याल से शायद ये वो स्टेज हो जिसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते होंगे। सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास है एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नाइट्राइडिंग, सैनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। अब इसके अंदर हमारे पास ये थी ना हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट, इसकी मैंने ऐड नहीं की थी इसमें फ़िलहाल क्योंकि मुझे लग रहा था इसकी ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर सिंगल सब्सटेंसेज the critical temperature is defined as the temperature at which the physical properties of the liquid and the gas in equilibrium state becomes identical। यानी कोई भी सब्सटेंस उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो किसी भी लिक्विड या गैस की वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आके बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए। यानी इसका थर्ड पॉइंट अगर हम पढ़ें ना तो ज़्यादा आसान से समझ में आएगा। इट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल एट विच देयर इज़ नॉट डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड गैस फेजेस। यानी जब हमारे पास उस मटेरियल की कोई भी ऐसी डिफरेंस नहीं हो तो जिससे हमें पता चल सके कि इसके लिक्विड और गैस, यानी आगे लिखा हुआ है द फेज प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस एंड लिक्विड बिकम द सेम एज द क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर अप्रोचेस। मेरे ख्याल से ये होता होगा कि वो ऐसी हालत के अंदर आ जाती होगी कि ना तो वो लिक्विड होती होगी और ना ही गैस, मे बी पॉसिबल। अब सेकंड पॉइंट है द क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द डेंसिटी एंड ऑल द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड एंड द वेपर बिकम द सेम। यानी अब इससे ये समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से ना ही तो हम उसको गैस बोलेंगे ना ही हम उसको लिक्विड बोलेंगे। The molecules are moving about so much that the attractive forces are insufficient to cause them to condense into a liquid form। हाँ, यानी ना तो लिक्विड फॉर्म कहेंगे ना ही उसको हम वेपर फॉर्म के अंदर कहेंगे। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया है टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान कि जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो पहले हमारे पास जो पॉइंट अचीव होगा वो ट्रिपल पॉइंट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सॉलिड फेज में जाने के लिए इस तरह से उसके अंदर डिफरेंस आएगा, और फिर दिखा रहे हैं कि उसके अंदर और जैसे हम इन दोनों के अंदर इंक्रीमेंट लेके आएंगे तो फिर क्रिटिकल पॉइंट आएगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। यानी ये सारे फेजेस बने हुए एक तरह से कि जब वो क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसके पास गैसियस फेज होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का फेज होगा और क्रिटिकल टेम्परेचर का होगा। और इसी तरह से इन दोनों के मिड में कंप्रेसिबल लिक्विड होगा और लिक्विड फेज होगा उसका, और उससे पहले वो वेपर होगा। नॉर्मलाइजिंग इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू मेक अ मेटल मोर डक्टाइल एंड टफ। यानी हमने जैसे हीट ट्रीटमेंट के अंदर पढ़ा था तो हीट ट्रीटमेंट के अंदर ही उनकी आगे प्रोसेसेस हैं कि करते हैं क्या है हम। अब नॉर्मलाइजिंग के अंदर ये कर रहे हैं कि हम किसी भी जो हमारे पास मेटल है उसको या तो डक्टाइल बनाना
या तो टफ बनाना हो, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. After it has been subjected to thermal or mechanical hardening processes, normalizing involves heating a material to an elevated temperature and then allowing it to cool back to room temperature by exposing it to the room temperature air after it is heated. इसमें ये बता रहे हैं कि जब उसको हम गर्म कर लेते हैं, गर्म करने के बाद उसको फिर रूम टेम्परेचर पे ही उसको हम ठंडा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं. दिस हीटिंग एंड स्लो कूलिंग अल्टर्स द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द मेटल विच इज टर्न रिड्यूसेस इट्स हार्डनेस एंड इंक्रीजेज इट्स डक्टिलिटी. यानी इससे होता ये कि रूम टेम्परेचर पे जब हम उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं तो उसकी जो हार्डनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है और डक्टिलिटी बढ़ जाती है. Normalizing is often performed because another process has intentionally or unintentionally decreased ductility and increased hardness. यानी हम इसी वजह से इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद उस मटेरियल के अंदर अचानक से ये होता है कि या तो हमें पता होता है इंटेंशनली यानी हमें पहले से ही पता होता है कि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद उसकी जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाएगी. इसी वजह से हम इसको करते हैं. यानी इसमें बताया जा रहा है कि इसकी वजह क्या होती है. नॉर्मलाइजिंग इज यूज्ड बिकॉज इट कॉजेज माइक्रोस्ट्रक्चर टू रिफॉर्म इनटू मोर डक्टाइल स्ट्रक्चर्स. दिस इज important बिकॉज इट मेक्स द मेटल मोर फॉर्मेबल, more machinable and reduces residual stresses in the material that could lead to unexpected failure. अच्छा, दूसरा इसका मकसद ये भी होता है कि अगर उसके अंदर कोई जैसे मिसाल के तौर पे गैप आ गया हो, कोई जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है रिड्यूसेस रेजिडुअल स्ट्रेसेस, तो उसको कम करने के लिए भी ये नॉर्मलाइजिंग करते हैं. यानी मिसाल के तौर पे कोई अगर उसके अंदर फ्रैक्चर आ गया होगा तो जब हम उसकी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से गुजारेंगे तो एक्सपेंड तो होगा, लाजमी सी बात है. तो इससे मतलब फेलियर के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे उस चीज़ के अंदर. कॉमन एप्लीकेशंस फॉर नॉर्मलाइजिंग इज़ यूज्ड इन मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ फॉर मैनी डिफरेंट मटेरियल्स. मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए. मिसाल के तौर पे निकल बेस्ड अलॉयज इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री में बी नॉर्मलाइज्ड बाय द थर्मल माइक्रोस्ट्रक्चर अल्टरेशन दैट अकर्स व्हाइल वेल्डिंग. जिस तरह से न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अंदर हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं थर्मल माइक्रोस्ट्रक्चर को वाइल वेल्डिंग के दौरान. यानी हमें उसको बस हमारा मकसद ये होता है कि उसको नॉर्मलाइज करना होता है. कार्बन स्टील में बी नॉर्मलाइज आफ्टर इट इज़ कूल्ड रोल टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस कॉज्ड बाय वर्क हार्डनिंग. इसी तरह से कार्बन स्टील पे भी हम नॉर्मलाइजिंग अप्लाई करते हैं ताकि वो उसकी जो ब्रिटलनेस है वो कम हो जाए. और इसके अंदर निकल बेस अलॉयज़ के अंदर इस वजह से इस्तेमाल करें ताकि उसके अंदर जो थर्मल माइक्रोस्ट्रक्चर के अंदर अल्टरेशन आई है उसको कम कर सके. तो उसके बाद है टेम्परिंग. टेम्परिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटिंग विच इज़ यूज टू इंक्रीज द टफनेस ऑफ आयरन बेस अलॉयज़. यानी टेम्परिंग के अंदर हम इसको इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम टफनेस किसी भी आयरन बेस अलॉयज़ की बढ़ा सकें. टेम्परिंग इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड आफ्टर हार्डनिंग. यानी इसको हम परफॉर्म करते हैं हार्डनिंग के बाद टू आगे उसको कम कर सकें. एंड इज़ डन बाय हीटिंग द मेटल टू सम टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल पॉइंट फॉर अ सर्टेन पीरियड. यानी क्रिटिकल पॉइंट्स यानी जो हमने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा है उससे पहले इसको हीट प्रोवाइड करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, एक सर्टेन यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए. देन अलाउइंग इट टू कूल इन स्टिल एयर, और हवा के लिए फिर हवा के अंदर फिर उसको कूल करते हैं. द एग्जैक्ट टेम्परेचर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हार्डनेस रिमूव्ड एंड डिपेंड्स ऑन बोथ द स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ द अलॉय एंड ऑन द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन द फिनिश प्रोडक्ट. और जिस टेम्परेचर पे वो उसको कहते हैं हीट प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, उसी टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि हमें जो कंपोजिशन चाहिए और जो हमें डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ चाहिए फिनिश प्रोडक्ट के अंदर वो क्या होंगी. यानी इसका मकसद ये हो गया कि हमें जो रेंज सेलेक्ट करनी होती है ना वो उस हिसाब से करनी होती है जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमें उस अलॉय की कंपोजिशन मिले और उसकी प्रॉपर्टीज़ मिले. फॉर इंस्टांस वेरी हार्ड टूल्स आर ऑफन टेम्पर्ड एट लो टेम्परेचर्स. जैसे मिसाल के तौर पे जो बहुत सख्त औजार होते हैं उनको अक्सर ऑफन टेम्पर्ड एट लो टेम्परेचर, उनको लो टेम्परेचर पे ही हीट किया जाता है. वाइल स्प्रिंग्स आर टेम्पर्ड एट मच हायर टेम्परेचर्स. और इसके मतलब अपोजिट अगर देखें तो जो हमारे पास स्प्रिंग्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे
हीट प्रोवाइड की जाती है, यानी हार्डनिंग प्रोसेस के बाद। अब हमारे पास है टॉपिक 4, ये है पॉली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। मेरे ख्याल से पॉलीमर, अब यहाँ पे बेसिक मीनिंग बताई हुई है, टर्मिनोलॉजीज बताई हुई है कि पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट, मोनोमर्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ पॉलीमर, मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्सट्रीमली लार्ज कलेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म वन यूनिट। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सी हिस्ट्री बताई हुई है कि जो हमारे पास अर्लीस्ट पॉलीमर्स होते थे, जैसे मिसाल के तौर पे सेलुलोज, वर मेड फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम एनिमल्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। वो आमतौर पे मतलब हमारे पास जो जानदार चीज़ होती थी उनसे ऑब्टेन की जाती थी, या फिर लिविंग थिंग्स से हम कह सकते हैं। The development of modern polymer technology began in 1920 when raw materials necessary for making polymers were extracted from coal and petroleum products। यानी हमारे पास मॉडर्न पॉलीमर की टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट हुई, जब हमारे पास जो मटेरियल्स थे, जो रॉ मटेरियल्स थे पॉलीमर को बनाने के लिए, उनको हमने उसकी एक्सट्रैक्शन हमने स्टार्ट कर दी कोल से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इथाइलिन वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सच रॉ मटेरियल। और इसी के अंदर इथाइलिन हमारे पास पहली मिसाल है। जैसे इथाइलिन हमारे पास सेकंड फैमिली से बिलोंग करता है, ईन फैमिली से, बाकी याद नहीं आ रहा मुझे इसको क्या कहते हैं, अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, look around and you will see polymers are everywhere in the modern world, from the silicone rubber tips on your favorite earphones। यानी अगर हम आजकल की ज़िंदगी में देखें तो हर जगह पे हमारे पास पॉलीमर्स इस्तेमाल होते हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे जो हम कानों के अंदर हैंड्स फ्री लगाते हैं, उस पर भी सिलिकॉन रबर्स होती हैं, वो भी पॉलीमर्स की बनी हुई होती हैं। उसके बाद लिखा हुआ द नायलॉन एंड द पॉलिस्टर इन योर स्नीकर्स, और इसी तरह से हमारे स्नीकर्स के अंदर नायलॉन और पॉलिस्टर इस्तेमाल हुआ हुआ है। नॉट ओनली इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मैनी प्रोटीन्स इन योर बॉडी आर पॉलीमर्स। और इसके अलावा हमारे मतलब इंसानी जिस्म के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स ही हैं। So let us now look into the classification of polymers। अब यहाँ पे classification of polymers है। Since polymers are numerous in number with different behaviors and can be naturally found or synthetically created, they can be classified in various ways। असल में जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स है ना यार, ये तो बहुत बड़ी है। अब इसके अंदर से जितनी मुझे सही लगी उतनी मैंने इसके अंदर इंक्लूड की है, वो भी बहुत है वैसे। द फॉलोइंग बिलो आर सम बेसिक वेज इन विच वी क्लासीफाई पॉलीमर्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास है बेस्ड ऑन origin of source, structure, molecular forces और mode of polymerization। अब इसके अंदर हमने जो कवर किया है वो है हमारे पास नेचुरल, मतलब बेस्ड ऑन origin of source कंप्लीट किया है। उसके अलावा मेरे ख्याल से शायद बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर को ऐड किया है, उसके बाद ऐड नहीं करा मॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले जो हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स वैसे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे लेकिन वो इसमें नहीं है। और बिल्कुल लास्ट वाला जो है उसको तो हमने वैसे बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन से, कि एडिशन पॉलीमर्स वो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पास मोनोमर्स आपस में मिल जाते हैं। और कंडेंसेशन में मेरे ख्याल से ये था कि हमारे पास फिनोल और अल्डिहाइड, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते थे तो फिर हमें प्रोडक्ट के अंदर शायद ऑप्टेन होता था। मेरे ख्याल से उसको कहते थे इथाइलिन ही है, शायद इथाइलिन हमें रिजल्ट के अंदर मिलती थी प्रोडक्ट। तो ये हम दोनों पढ़ी हुई है, यानी हम बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स ऑन स्ट्रक्चर ये दो पढ़ेंगे। अब बेस्ड ऑन ओरिजिन जो है वो हमारे पास तीन है, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर वो जो कि हमें नेचुरल यानी लिविंग थिंग से हासिल हो। मिसाल के तौर पे natural polymers are polymers which occur in nature and are existing in natural sources like plants and animals। Some common examples are proteins which are found in humans and animals, cellulose and starch which are found in plants। और इसी तरह से प्लांट की आगे लिखी है which we harvest from the latex of a tropical plant। यानी जो रबड़ की यहाँ पे जिक्र हो रहा है। सिंथेटिक
Synthetic polymers are polymers which humans can artificially create or synthesize in a lab. These are commercially produced by industries for human necessities. Some commonly produced polymers which we use day to day are polyethylene. यानी polyethylene सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं. A mass-produced plastic which we use in packaging or nylon fibers commonly used in our clothes, fishing nets, etc. और उसके बाद सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, यानी जो हाफ होंगे, यानी बाय मेकिंग मॉडिफिकेशन इन नेचुरल पॉलीमर्स, यानी नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उनके अंदर हम थोड़ी सी अल्ट्रेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं लैब्स के अंदर, तो उनको हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं. दीज पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इनको बनाया जाता है इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड आर ऑफ कमर्शियल इम्पोर्टेंस. और इसकी कमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. एग्जाम्पल vulcanized rubber. Sulfur is used in cross bonding the polymer chains found in natural rubber. Cellulose acetate, rayon, etc. यानी मेरे ख्याल से ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अब होते ही नहीं होते, लेकिन इसके मुताबिक तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कमर्शियली इनकी इम्पोर्टेंस होती है. यहाँ पे रबड़ का जिक्र है और एक रेयन का जिक्र है. रेयन पता नहीं किसको कहते हैं. अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे हमारे पास तीन है, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड. These polymers, linear polymers. These polymers are similar in structure to a long straight chain which identical links connected to each other. यानी ऐसे पॉलीमर्स जो कि सिमिलर हो आपस में स्ट्रक्चर के अंदर और एक बहुत लॉन्ग चेन बनाए, आइडेंटिकल लिंक्स हो आपस के अंदर एक दूसरे से, तो उन और जब वो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे और लिंक होंगे तो वो एक हमारे पास लीनियर पॉलीमर बनाएंगे. दीज पॉलीमर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और लीनियर पॉलीमर्स के पास मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं एंड आर ऑफ हायर डेंसिटी, और इनका मतलब मास भी बहुत ज़्यादा होता है, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज PVC, polyvinyl chloride. This polymer is largely used for making electric cables and pipes. Branch chain polymers. As the title describes, the structure of these polymers is like branches originating at random points from a single linear chain. यानी इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं हमारे पास, मतलब बिल्कुल सेम लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पास चेन्स इसकी बनती हैं वो ब्रांचेस की सूरत के अंदर होती हैं. As a result of these branches, the polymers are not closely packed together, जिसकी वजह से वो आपस में मिल नहीं पाते बिल्कुल क्लोज. दे आर ऑफ लो डेंसिटी, और ये इनकी डेंसिटी भी कम होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है. लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन यूज्ड इन प्लास्टिक बैग्स एंड जनरल पर्पस कंटेनर्स इज अ कॉमन एग्जांपल. यानी हमारे पास जो ब्रांच चेन पॉलीमर्स की मिसाल होती हैं वो होती हैं जो कि डेंस भी होते हैं हमारे पास, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं. यानी हम इनको गर्म इन्वायरमेंट में नहीं इस्तेमाल कर सकते. क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स. In this type of polymers, monomers are linked together to form a three-dimensional network. The monomers contain strong covalent bond as they composed of bifunctional and trifunctional in nature. अब क्रॉस लिंक वो होते हैं हमारे पास जो कि थ्री डायमेंशनल होते हैं. अब थ्री डायमेंशनल को इन्होंने इस तरह से बताया हुआ कि जो आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं वो कोवलेंट होती है, और मेरे ख्याल से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे पास तीन ही होती हैं. शायद इसी वजह से इसको थ्री डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करता है ये आपस में मिलने के बाद. दीज पॉलीमर्स आर ब्रिटल एंड हार्ड, और ये आमतौर पे ब्रिटल होते हैं और हार्ड होते हैं. मिसाल के तौर पे बेकेलाइट. और बेकेलाइट, दूसरी बात, बेकेलाइट हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की भी एग्जांपल है, यानी जब हम अल्डिहाइड और फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं. यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, और ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स का इस्तेमाल होता है. और इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है इसकी मेलामाइन एट्सेट्रा. यानी बेकेलाइट असल में ये इंसुलेटर है एक तरह से. तो पुराने ज़माने के अंदर इसकी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे पुराने ज़माने के टेलीफोन्स आए हैं बेकेलाइट प्लास्टिक के. असल में प्लास्टिक है, पॉलीमर्स और प्लास्टिक तकरीबन एक ही बात है.
इंजीनियरिंग विद पॉलीमर्स, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम इस्तेमाल क्यों करते हैं इनको इंजीनियरिंग के अंदर। पॉलीमर्स प्रोवाइड अ लो डेंसिटी स्ट्रक्चरल अल्टरनेटिव फॉर सम एप्लीकेशंस। जो सबसे ज़्यादा इनका फ़ायदा होता है वो ये होता है कि कुछ एप्लीकेशंस के अंदर ये हमें लो डेंसिटी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। आर रिलेटिवली ईजी टू प्रोसेस इनटू न्यूमरस फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर इनको आसानी से का प्रोसेस किया जा सकता है। और पजेज यूनिक प्रॉपर्टीज़, और इनके पास कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड दे आर ऑफन रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, और इनएक्सपेंसिव होते हैं सबसे बड़ा फ़ायदा। वाई यूज़ पॉलीमर्स, अब वही बातें तकरीबन सारी, बस उसको हमने थोड़े डिफरेंट अंदाज से बताया कि बनाने में आसान होते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, यानी बहुत चीपली कॉस्ट होती है इनकी, लाइट वेट होते हैं, टफ़ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और कभी कभी ट्रांसपेरेंट होते हैं। और उसके अलावा इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेटिंग भी होते हैं। अब यहाँ पे सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात हो रही है, यानी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हमें मिलते हैं वो नेचुरल गैस से भी ऑब्टेन होते हैं, पेट्रोलियम और कोल से भी होते हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर्स की यहाँ पे डिस्कशन हुई है थोड़ी बहुत, यानी इसके अंदर ये बताया कि हम इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब इसने ये आसानी की कि पहले जहाँ पे हम मेटेलिक कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे हम पॉलीमर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी हमारा बहुत सारा जो एक्सपेंस था वो हमने सेव कर लिया पॉलीमर इस्तेमाल करके। अब हमारे पास टीटीपी टॉपिक 5 है जिसका नाम है सिरामिक्स। A ceramic is an inorganic non-metallic solid made up of either metal or non-metal compounds. यानी सेरामिक इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड होता है। अब नॉन मेटेलिक सॉलिड का मतलब ये है कि आगे इन्होंने बताया कि उसके अंदर मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होगा, बाकी सब होंगे। That have been shaped and then hardened by heating to high temperatures, और इनको शेप दिया जाता है और शेप देने के बाद इनको हार्डन किया जाता है by heating to high temperatures. They are used to make bricks, tableware, toilets, bathrooms, sinks and etc. यानी इनको हम इस्तेमाल करते हैं ईंटें बनाने में और टेबल वेयर, यानी मेज़ मेज़ें जो होती हैं उनके अंदर बनाने में, और वाशरूम्स और टॉयलेट सिंक्स इन सब के अंदर। यानी सिरेमिक्स का ये मकसद है कि हम इसको इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल सकें जिसके अंदर वो चीज़ बहुत सारी चीज़ों से सेफ रहे। इस वजह से हम सिरेमिक्स बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी केमिकल बॉन्ड्स फाउंड इन सिरेमिक मटेरियल्स आर एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट टाइप्स। यानी हमारे पास एक इसी के अंदर एक जिक्र हुआ है सेरामिक बॉन्डिंग का। तो सेरामिक बॉन्डिंग उसको कहते हैं, यानी इनके अंदर बॉन्ड्स क्या होती हैं। अब इसके अंदर बॉन्ड का जो आसान तरीका होगा वो ये होगा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, यानी जितनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा ना वो ज़्यादा होगा, तो मेरे ख्याल से उनको आयनिक होगा शायद, और जितना कम होता है तो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड होंगी इन दोनों के बीच में। Are actually a mixture of ionic and covalent types. The larger the electronegativity difference between anion and cation, simple यानी electronegativity का जितना ज़्यादा difference होगा, that is the greater the difference in the potential to accept or donate electrons. यानी अब उन्होंने अंदर की थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात की हुई है, ये जो हमारे फ़ायदे की नहीं है, बस इसको आसान करके लिखेंगे। The larger the electronegativity, the higher the chance will be that the bond will be ionic. और जितनी कम हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट है। वैसे इनकी वैल्यूज़ होती हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रही है ना, मेरे ख्याल से आई थिंक 1.4 से शायद अबव होते हैं तो उसको शायद आयोनिक कहते हैं, और बिलो तो कोवलेंट होता है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेरामिक्स है, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बट ऑल्सो वेरी ब्रिटल, यानी स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, मजबूत भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे घर के बर्तन हो गए जो सेरामिक्स के बने हुए, यानी मजबूत तो बहुत होते हैं लेकिन क्या ब्रिटल होते हैं, यानी गिरने की वजह से चटक जाते हैं या तो फिर टूट जाते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्ट्रेंथ। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट इस तरह से कि हम इनको चूल्हों के करीब या किसी भी गर्म चीज़ पे भी अगर इनको रख देना तो इनको कोई असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर हम माचिस भी जला के इन प्लेट के अंदर रख देना जली हुई, तो उसको भी फिर हम रब करेंगे उसी टाइम, मतलब एट अ टाइम अगर उसको रब करेंगे तो वो जो निशान होगा वो हट भी जाएगा।
और हाई स्ट्रेंथ होती है इनके पास, गुड इंसुलेटर होते हैं ये। दे हैव हाई हार्डनेस एंड लो टफनेस। हार्डनेस तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन टफनेस बहुत कम होती है। एंड दे आर कोरोजन रेजिस्टेंट, और यानी जंग से बचे रहते हैं ये। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ सेरेमिक मटेरियल्स। अब ये थोड़े मुश्किल अंदाज के अंदर है, लेकिन मतलब पढ़ लेते हैं लेकिन मुश्किल अंदाज के अंदर है। हमने जो अभी जो पढ़ा है वही सब कुछ है, लेकिन उसको थोड़ा सा डीपली बताया हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस यानी हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हम बताएं कि भाई ये चीज़ सेमी कंडक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होती है, और फिर उसके बाद उन्होंने उसी के अंदर हम ये भी बता दें कि भाई सेमी कंडक्टर होता क्या है। तो उस तरह से ये उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। Tensile strength. This enables the material to resist the application of a tensile force. To withstand the tensile force, the internal structure of the material provides the internal resistance. यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर हमारे पास ये जो मटेरियल होता है, यानी एक तरह से मुझे तो ये लगता भी नहीं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाकई में ही हमारे पास सेरामिक्स की हैं। हालांकि देखा जाए तो इन्होंने टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताया हुआ है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है, यानी एक मटेरियल की ऐसी सलाहियत जो कि रेजिस्ट करे कोई भी टेंसाइल फोर्स को। हार्डनेस, इट इज़ द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन और स्क्रैचिंग, एब्रेशन एंड वियर। अब हार्डनेस उसको कहते हैं कि भाई उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, हम चाहे उस पर स्क्रैचिंग करें, एब्रेशन करें या फिर और कोई भी कुछ करें उस पर। अलाउइंग टेक्निक्स एंड हीट ट्रीटमेंट हेल्प टू अचीव द सेम। यानी हार्डनेस इस वजह से हम अचीव करते हैं किसी भी मटेरियल की। डक्टिलिटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ which it can be drawn into wires or elongated before। हाँ यानी यार ये इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास सिरेमिक्स की, इसको इसको प्रॉपर्टीज़ तो कह ही नहीं सकते या फिर इसको हाँ ये कहेंगे कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जो टर्म्स इस्तेमाल होती है ना किसी भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वो हैं ये एक तरह से देखा जाए। अब हार्डनेस, इट इज़ अ डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू, अच्छा ये हो गया। डक्टिलिटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स और, यानी डक्टिलिटी के अंदर ये डक्टिलिटी एक वो सलाहियत है जिसके अंदर हम किसी भी मेटल को वायर्स या फिर इलांगेटेड कर दें बिफोर रप्चर टेक्स प्लेस। यानी इतना ज़्यादा मतलब जैसे हमारे पास इलास्टिसिटी होती है इसी तरह से मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी होती है, यानी उतना करें जिस पे वो रप्चर नहीं हो, उस पॉइंट से पहले तक जब रप्चर नहीं हो। फिर उसके बाद है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया टू फ्रैक्चर अ स्पेसिमेन। यानी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ उस स्ट्रेंथ को कहते हैं, यानी एक वो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी मटेरियल का जो कि हमें रिक्वायर हो। इट इज़ अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ अ मटेरियल टू शॉक लोडिंग। शॉक लोडिंग, मेरे ख्याल से ये उस इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं जो किसी भी मटेरियल पे एकदम से जो पड़ता है उसको इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहते हैं, यानी कोई भी ऐसी एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो। वियर रेजिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रिक्शन वियर अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। और वियर रेजिस्टेंस को कहते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर किसी भी मटेरियल के पास एक सलाहियत तो आ जाए टू मेंटेन इट्स फिजिकल डायमेंशन व्हेन इन स्लाइडिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट विद अ सेकंड मेंबर। यानी इसको मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि सर्टेन कंडीशंस पे ये होती है, कुछ मटेरियल्स के पास ही होती होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन से वो अपने आप को रेजिस्ट करे, उसको वियर रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसके बाद लिखा हुआ है कोरोजन रेजिस्टेंस, दोज मेटल्स एंड अलॉयज व्हिच कैन विदस्टैंड द कोरोसिव एक्शन ऑफ अ मीडियम, यानी इसको हम कहेंगे corrosion processes proceed in them at a relatively low rate are termed corrosion resistant। यार corrosion resistant इतनी आसान बात है कि वो अपने आप को जंग से बचाए बस। density, this is an important factor of a material where weight and thus the mass is critical। aircraft components, अब ये खामा खा इतना मुश्किल करके लिखा हुआ है, खामा खा।
कोरोजन रेजिस्टेंस को तो इसको भी छोड़ ही देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोरोजन रेजिस्टेंस इतनी आसान सी बात है। Ceramic insulators are most common examples. Ceramic insulators are most common examples and are used on automobile. अच्छा, ये applications हैं, ये electrical properties नहीं है। इसके अंदर ये है कि सेरामिक्स जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं एज ए इंसुलेटर ऑटोमोबाइल स्पार्क प्लग्स के अंदर। यानी ये जो अपना बाइक का प्लग होता है मेरे ख्याल से, वो जो उसका जो कैप होता है वो सेरामिक का बना हुआ होता है। बेकालाइट वही पॉलीमर वाला एग्जाम्पल हो गया। बेकालाइट हैंडल्स फॉर इलेक्ट्रिक आयरन, यानी जो इस्त्री का जो ऊपर हैंडल होता है वो भी हमारे पास सेरामिक है, यानी बेकालाइट का बना हुआ है। लेकिन अगर बेकालाइट है तो उसका मतलब वो पॉलीमर है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इसके अंदर, अजीब है। प्लास्टिक कवरिंग ऑन केबल्स इन डोमेस्टिक वायरिंग, और इसी तरह से जो कवरिंग होती है केबल्स पे, जो भी डोमेस्टिक यानी जो मेरे ख्याल से कमर्शियल यूज़ के लिए होती है। इन जनरल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। इसको बेहतर और कैसे करेंगे? सेरामिक इंसुलेटर्स आर मोस्ट कॉमन, नहीं, सेरामिक आर यूज्ड एज इंसुलेटर मोस्ट कॉमनली इन, ऐसे हो सकता है। ceramics are used as insulators, used as insulators most commonly most commonly in automobile spark plugs, bakelite handles for electric iron, and plastic coverings on cables in domestic wiring. अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशनल सेरामिक्स आ जाते हैं। ट्रेडिशनल सेरामिक्स are derived from common naturally occurring raw materials such as clay minerals and quartz sand are known as traditional ceramic। यानी जो कदीम ज़मानों से इस्तेमाल होते हैं वो सेरामिक्स सारे वो होते हैं जो कि अक्सर हम नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं उनसे हासिल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्ले मिनरल्स एंड क्वार्ट्ज सैंड। सैंड तो वही हो गया सिलिकॉन जिसको हम कहते हैं SiO2, और क्ले मिनरल्स होते हैं, इनको हम ट्रेडिशनल सेरामिक्स कहते हैं। रॉ मटेरियल फॉर ट्रेडिशनल सेरामिक्स इंक्लूड क्ले मिनरल सच एज, अब यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं, अब इनकी प्रोनाउंसिएशन मुझे कोई आइडिया नहीं है, फिर भी ट्राई करता हूँ। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉलिनाइट, वेयर एज मोर रिसेंट मटेरियल्स इंक्लूड एल्युमिनियम ऑक्साइड मोर कॉमनली नोन एज एलुमिना। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस हमारे पास हैं जो ट्रेडिशनल सेरामिक्स की अभी तक इस्तेमाल होती हुई आ रही हैं, कि स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्रिक, सेवरेज, ये जो हमारे पाइप्स होते हैं, मेरे ख्याल से गटर लाइन नहीं, ये जो दूसरे होते हैं जो हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो रूफिंग टाइल और इंडस्ट्रियल टाइल। और ये जो रूफिंग टाइल्स होते हैं यानी छतों पे जो लगाए जाते हैं और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लगाए जाते हैं वो सेरामिक्स के बने हुए होते हैं। वाइट वेयर्स, यानी वाइट वेयर्स, अब इनको वाइट वेयर्स क्यों कहते हैं इसकी भी कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगी। अब टेबल वेयर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और उसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं सेरामिक्स, उनको वाइट वेयर्स कहा जाता है। मतलब सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल, पोर्सलिन, फ्लोर एंड वॉल टाइल। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैं आसान कर दूंगा।
एडवांस सेरामिक्स की एप्लीकेशन हमारे पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक और इसकी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस है, एरोस्पेस के अंदर, और इसी तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के अंदर सब बहुत ज़्यादा यूजेज है इसका, और मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में भी इसी तरह से। वैसे कमाल की बात ये इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के अंदर क्यों इस्तेमाल होगा सेरामिक। अब उसके बाद हमारे पास है कंपोजिट्स। अब यहाँ पे टीटीपी टॉपिक नहीं दिया हुआ, ठीक है। सेरामिक्स के बाद कंपोजिट्स, हाँ, टीटीपी टॉपिक 6 है ये। Composites are combinations of two materials in which one of the material is called the reinforcing phase is in the form of fibers, sheets और particles। यानी composites के अंदर मोस्टली दो हमारे पास कॉम्बिनेशन के मटेरियल होते हैं। एक जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं रीइंफोर्सिंग फेज के अंदर वो होता है, और आमतौर पे वो होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, शीट्स या फिर पार्टिकल्स, एंड इज एम्बेडेड इन द अदर मटेरियल कॉल्ड द मैट्रिक्स फेज। और जो दूसरा होता है वो एक एम्बेडेड फेज के अंदर हम कह सकते हैं, या फिर उसको मैट्रिक फेज के अंदर होता है, वो उसके साथ वो एम्बेडेड होता है, उस इनको हम कंपोजिट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स नेचुरल कंपोजिट्स के अंदर हमारे पास वुड, बोन, ग्रेनाइट, बैम्बो और एटसेट्रा आ जाता है नेचुरल कंपोजिट्स के अंदर। और फिर मैन मेड कंपोजिट्स के अंदर हमारे पास फाइबर ग्लास आ जाते हैं, और इसका मुझे आइडिया नहीं, पता नहीं है बॉलीवुड है या एटसेट्रा है। असल में इन पे मैंने इतनी ज़्यादा तवज्जो दी नहीं है। वाई वी यूज़ कंपोजिट्स टू मेक द थिंग्स लाइट, यानी हम कंपोजिट इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी चीज़ें वो हल्की हो जाए। टू मेक थिंग्स स्ट्रॉन्ग, उनको मजबूत बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और अच्छा दिखने के लिए। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, यानी ताकि फ्रिक्शन हम उस मटेरियल की रिड्यूस कर सकें। टेम्परेचर रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। और इसी तरह से केमिकल रेजिस्टेंस, यानी किसी के साथ भी उस केमिकल रिएक्शन के अंदर अंडर गो नहीं कर जाए, इस वजह से हम कंपोजिट इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट में है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से वो बच जाए, यानी रेजिस्ट करे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को। अब यहाँ पे हम कंपोजिट्स की एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल के अंदर इस्तेमाल होती है कार बॉडी, ड्राइव शाफ्ट, फ्यूल टैंक और इसी तरह से ब्रेक पेडल के अंदर। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स के अंदर देखें तो शूज़, टेनिस रैकेट और हॉकी के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास रेलवे कोचेज़ आ जाती हैं, रेलवे आ जाता है, और कोचेज़ और शिप्स आ जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास रोड्स आ जाते हैं, ब्रिजेज़ और डैम्स आ जाते हैं। और उसके बाद बायोमेडिकल के अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल ऑर्गन्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, कंज्यूमर गुड्स आ जाते हैं और कंप्यूटर पार्ट्स आ जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर यानी जो आम तौर पे इंसान इस्तेमाल करते हैं, यानी डेली लाइफ के अंदर जो होते हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज़ जो बहुत बड़ी है ना, वो ये है कंपोजिट मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन। According to the type of reinforcing agents, the composites can be classified as fiber composite, particle composite, laminar composite, flake composite, fill composite। अब आप खुद देखें, इतनी बड़ी इसकी क्लासिफिकेशन है, कोई लिमिट, कोई टीटीपी के अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी कि भाई इसको इतना करना है बस। अब अल्लाह अकबर, यहाँ पे मैट्रिक्स पे कंपोजिट की है, फिर उसके बाद उसकी रीइंफोर्समेंट पे कहते हैं क्लासिफिकेशन है, और इनके इन बिटवीन एक और क्लासिफिकेशन है जो इसके अंदर हमें मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रही फिलहाल।
अब कंपोजिट जो होता है उसके अंदर जो पहला पार्ट होता है, जिसको हमने पढ़ा था रीइंफोर्सिंग फेज के अंदर जो होता है वो फाइबर होता है, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक, यानी वो मैट्रिक फेज में होता है। तो कंपोजिट इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी ये दोनों जब मिलते हैं तो कंपोजिट बनता है। अब यहाँ पे उसी के बारे में बताया कि फाइबर, फिलामेंट, रीइंफोर्समेंट और ये हमारे पास मैट्रिक्स, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर कंपोजिट बनता है। अब ये है कि हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज नीचे बताई हुई कि मिसाल के तौर पे फाइबर की हमारे पास हाई स्ट्रेंथ है, मैट्रिक्स की हमारे पास शेयर प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, तो फिर जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फिर हमारे पास ओवरऑल हाई स्ट्रेंथ आ जाएगी। हाई स्टिफनेस, यानी हमारे पास दो प्रॉपर्टी एक के अंदर आ रही है, यानी देखो हाई स्टिफनेस और लो डेंसिटी, और फिर उसके बाद ओवरऑल हाई स्टिफनेस उसकी हो गई ज़्यादातर, लो डेंसिटी, थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक असल में जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट है, लेकिन हम इनको पॉलीमर्स में भी पढ़ते हैं। तो यही अब इसमें बताया हुआ है कि इन सब की हम प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करते हैं आपस में, तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट जिसका होता है उन्हीं के मेरे ख्याल से नाम लिख रहे हैं कि भाई जब हम लो डेंसिटी और थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएँ तो ओवरऑल हमारे पास गुड शेयर प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। और उसके अलावा बताया हुआ है कि ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं इनकी, कि फाइबर के अंदर हमारे पास कार्बन आ जाता है, ग्लास और एरामिड, और मैट्रिक्स में एपॉक्सी, पॉलिस्टर यानी लाइनॉन। अगर देखा जाए ना तो पॉलीमर्स हैं सारे, एपॉक्सी भी हमारे पास पॉलीमर है, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये भी पॉलीमर्स ही हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखी हुई है कंपोजिट की वो लिखी हुई है एनिसोट्रॉफिक। एनिसोट्रॉफिक, अच्छा, एनिसोट्रॉफिक वैसे मेरे जहन में आ रहा है कि उनको कहते थे ये। हाँ, हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े थे ना एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो मेरे ख्याल से ये उनके बाद थी, उनमें से किसी की ये टाइप्स हैं या फिर क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं एनिसोट्रॉफिक। अब फाइबर पे आ जाते हैं। ग्लास फाइबर जो होता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, गुड हीट रेजिस्टेंस होता है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। कमाल की बात है यार, ग्लास हालांकि इंसुलेटर होता है लेकिन ग्लास फाइबर अगर बन गया तो फिर उसके बाद हाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होगी, ज़बरदस्त। कार्बन फाइबर लाइट वेट, वेरी हाई स्ट्रेंथ, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी हमारे पास कार्बन फाइबर जो होता है उसको ये बता रहे हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और लाइट वेट होता है और इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है उसके पास। और एरोमेड फाइबर का बताया हुआ है कि ये एरोमेटिक पॉलीएमाइड फाइबर्स हैं जिनके पास हाई स्ट्रेंथ होती है और लो डेंसिटी होती है। तो इसके बाद मेटेलिक फाइबर है जिसके अंदर बोरॉन फाइबर है, बोरॉन फाइबर यानी बोरॉन होता होगा इसके अंदर, लाइट वेट होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और यूज़ फॉर मेटल मैट्रिक्स टू मेक मोर स्ट्रॉन्गर मेटल, और जब ये मैट्रिक्स के साथ मिल जाते हैं तो और ज़्यादा मजबूत मेटल बना देते हैं ये। हाँ, ये सीन था वो कि हमारे पास मैट्राइसिस की भी एक क्लासिफिकेशन है, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स, ये चीज़ जो कहता है ना इनके अंदर एक और है वो ये है। फिर मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, सेरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स हैं, और उसके बाद कार्बन एंड ग्राफिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स हैं, और फिर ये फर्दर इनके पास पॉलीमर मैट्रिक्स जो उनके वो क्लासीफाई हुए हैं थर्मोसेट्स में और थर्मोप्लास्टिक्स में और फिर इनकी नीचे फर्दर क्लासिफिकेशन दी हुई है। पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स। अब इसके अंदर हमने सिर्फ ऊपर वाली एक इंक्लूड की है, बाकी छोड़ दी है, आखिरी वाली भी छोड़ दी है, कार्बन एंड ग्राफिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स। अब पॉलीमर मैट्रिक्स वो होते हैं कि जिनको हम 3 टाइप्स के अंदर सब डिवाइड कर सकते हैं, थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक और रबड़ के अंदर। और ये एक पॉलीमर का लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि बना हुआ होता है रिपीटेड स्ट्रक्चर्स पे, और जो बॉन्ड बनी हुई होती है इन सब यूनिट्स के बीच में, दरमियान में वो कोवलेंट बॉन्ड होती है। लेस डेंस होते हैं, मतलब मेटल से ज़्यादा हल्के होते हैं, और सेरेमिक्स से भी ज़्यादा। ज़ाहिर सी बात है पॉलीमर जो होते हैं वो इसी वजह से बनते हैं। कैन रेजिस्ट एटमॉस्फेरिक एंड कोरोजन, रेजिस्ट टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब वही वाली बात आ गई ना कि पॉलीमर दरअसल तो इंसुलेटर होता है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि रेजिस्ट करता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। अब मेटल मैट्रिक्स को देखते हैं।
मेटल मैट्रिक्स के अंदर ये है कि in structural applications composed of a lighter metal such as magnesium, titanium और aluminium। यानी हम जब अपने periodic टेबल के हिसाब से शायद ये बताना चाह रहे हैं कि लाइटर मेटल के बने हुए होते हैं, जैसे कि हमारे पास periodic टेबल के अंदर मैग्नीशियम है, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम है। इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस मुझे कुछ ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि टेम्परेचर के हिसाब से शायद इनके अंदर चेंजिंग आ रही है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो इनकी एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर फिर ये इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट को और कोबाल्ट निकल अराई को कि मैट्रिसेस यूज़ करते हैं ये। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि फायर रेजिस्टेंट होता है मेटल मैट्रिक्स हमारे पास, वाइड रेंज टेम्परेचर्स, इनके पास वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स होते हैं और मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं और गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है इनकी। ज़ाहिर सी बात है मेटल आ गया उसके अंदर। अब सेरामिक मैट्रिक्स के अंदर ये होगा कि यार इसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, और इंसुलेटर होगा वो सेरामिक है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस कंपोज्ड ऑफ अ लाइटर मेटल सच एज मैग्नीशियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इसके पास, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर्स एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वेरी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग। यानी अगर देखा जाए ना तो इन इन सब के अंदर ना बिल्कुल वही सेम सीन है जो इनका वर्ड है। जैसे पॉलीमर मैट्रिक्स है तो सारी पॉलीमर वाली सलाहियत है, ठीक है। पॉलीमर वही होता है जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल बना हुआ होता है, रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है उसका, बॉन्ड कोवलेंट होता है, हल्का होता है और टेम्परेचर को बर्दाश्त करने वाला होता है और इंसुलेटर होता है, वही सीन। अब मेटल के अंदर फायर रेजिस्टेंट होता है। अब फायर रेजिस्टेंट होता है, अब ये प्रॉपर्टी का कुछ कह नहीं सकते। वैसे उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी वही हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता और वही गुड कंडक्टर एक तरह से, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी में उसके बाद अच्छी है। सेरामिक के अंदर वही कोरोजन रेजिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर की स्टेबिलिटी है इसके पास और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और आयनिक बॉन्डिंग है इसके पास। अब उसके बाद टीटीपी टॉपिक नंबर 6 है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे टीटीपी टॉपिक 6 इस वजह से लिखा है क्योंकि ये जो डेफिनेशन थी इसको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था। हालांकि दोनों के अंदर फ़र्क तो ज़रूर होगा। A composite material is a combination of two or more chemically distinct and insoluble phases। अब ये थोड़ा आसान भी हो, आसान तो नहीं कहेंगे, वही अच्छी थी पहले वाली डेफिनेशन। With recognizable interface in such manner that its properties and structural performance are superior to those of the constituents acting independently। वही दो फेजेस की बात हो रही है, ठीक है। इनसॉल्युबल होते हैं आपस में वो और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस होती हैं, वो एक दूसरे से सुपीरियर होती हैं। यानी अगर हम उनको अलग अलग करके देखें तो ओवरऑल जो उनकी स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस होती है वो सुपीरियर होती है। पता चले तो कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब मेरे ख्याल से वो होता है जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो हमारे पास जो एवरीडे लाइफ की एग्जांपल्स हैं कंपोजिट्स की, वो स्टील वायर, रीइंफोर्स्ड टायर्स हैं हमारे पास, स्नोबोर्ड्स हैं, टेनिस रैकेट्स हैं और प्रोटेक्टिव गियर है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स के अंदर फाइबर ग्लास आ जाता है हमारे पास और ब्रेक पैड्स, रोटर्स आ जाते हैं कंपोजिट्स के अंदर। फिर हाई परफॉर्मेंस रेसिंग बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, ये भी हमारे पास कंपोजिट्स के बने हुए होते हैं, हल्के होते हैं ना बहुत ज़्यादा, और फाइबर भी इसमें होता है यकीनन। इसी तरह से हाई स्पीड फैन ब्लेड्स आए थे। अब उसके बाद एक बात की गई कि भाई देखा जाए तो पॉलीमर्स हर जगह पे हैं, फूड पैकेजिंग के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, मेडिकल सप्लाईज के अंदर, मैन्युफैक्चर गुड्स, और जैसे पीसी के अंदर सीरीज इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन की बनी हुई होती है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सब मतलब हर जगह पे पॉलीमर्स का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये हर तरह से फ़ायदा है इनको इस्तेमाल करने का। अभी हमारे पास आ गया एक्सक्लूसिव टॉपिक जो जो कि कहा था कि इम्पोर्टेंट है, और वैसे जब अभी बताया गया तो उसका मैं तो नहीं कहा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इज़ डिफाइंड एज ड्यूरिंग टेस्टिंग द मेटल कंपोनेंट्स इज गेट डैमेज ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी री यूज अगेन। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है उसके अंदर ये देखा जाता है कि भाई कोई डैमेज की वजह से ना उसको हम
दोबारा इस्तेमाल नहीं करते डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर, इस वजह से किया जाता है ताकि हम देख लेंगे उसको दोबारा यूज़ करा जाए या नहीं करा जाए। अब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेशन टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट है और बेंड टेस्ट है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो था, मतलब उनको ज़्यादा इस वजह से इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि मैं बहुत जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती है ना, अब उनको ज़ाहिर सी बात है डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते हम ऐसी, तो उनकी जो टेस्टिंग की जाती है ना उसके अंदर एनडीटी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहे, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इस वजह से इस्तेमाल करें कि भाई हम उसको देखें कि जो डैमेज हुआ है तो उसको उसके बाद रीयूज़ करें या नहीं करें। अब ये टेस्ट देखते हैं इन टेस्ट के अंदर क्या करा जाता है। अब टेंसाइल टेस्ट के अंदर इट इज़ परफॉर्म ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन विद द हेल्प ऑफ टेंसाइल टेस्ट विल बी प्लॉटिंग लोड वर्सेस एक्सटेंशन कर्व्स। वही सेम है जो कि कर्व आता है जो कि हमने लैब में करके भी देखा था। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम्स वी कैन फाइंड प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ब्रेकिंग पॉइंट, परसेंटेज एंड इलांगेशन और डक्टिलिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ इस वजह से किया जाता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये मटेरियल बनाते वक्त शायद टेस्टिंग की जा रही है उसकी, जहाँ तक मुझे अभी फीलिंग आ रही है। डायग्राम ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, अभी इन्होंने टेस्टिंग मशीन की डायग्राम बताई है कि इस तरह की मशीन होती है, उसके अंदर इसका टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि ये हमारे पास स्पेसिमेन है, क्रॉस सेक्शन कैन बी either रेक्टेंगल और स्क्वायर, यानी मेरे ख्याल से जिसके अंदर हमें उसको प्लेस करना होता है ना उसकी हमें डायग्राम बताई गई है। गेज लैंड, डिस्टेंस बिटवीन शोल्डर्स, ग्रिप सेक्शन, वो ही लग रहा है। अब उसके बाद है कंप्रेशन टेस्ट। ब्रिटल मटेरियल्स आर चीपली यूज्ड इन कंप्रेशन वेयर द स्ट्रेंथ आर मच हायर। अब कंप्रेशन टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटल मटेरियल्स है ना उनको इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेशन टेस्ट के अंदर ताकि देखा जाए कि वह उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। मटेरियल्स विच आर ब्रिटल दैट इट कैन बी ब्रेक, देखा जाता है कि भाई कितने ज़्यादा ब्रिटल हैं ये। वी कैन फाइंड लिमिट ऑफ द ब्रिटल मटेरियल बाय कंप्रेशन टेस्ट, और वही बात मतलब इस वजह से करते हैं ताकि हम उसकी हद मालूम कर सकें कि इसके पास जो ब्रिटलनेस है वो कितनी है, यानी कब किस इफेक्ट पे ये बिल्कुल चटक जाएगा। अब यहाँ पे ये ब्रिटल जो टेस्टिंग होती है हमारे पास इसकी का नाम था हमारे पास कंप्रेशन टेस्ट जो होता है वो इस मशीन को होता है। फिर उसके बाद आगे हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द शेप, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिस मटेरियल पे भी हम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का था इज डिफाइंड एज ड्यूरिंग टेस्टिंग द मेटल कंपोनेंट्स गेट डैमेज ड्यू टू विच इट कैन नॉट बी रीयूज अगेन। मतलब मेरे ख्याल से शायद ये है कि कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना तो उसी वक्त मेरे ख्याल से उसके कंपोनेंट्स को चेक कर रहे होते हैं कि अगर ये डैमेज हो जाए एक दफ़ा तो उसको दोबारा इस्तेमाल करा जा सकता है या नहीं, ऐसा लग रहा है। अब हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर वैसे तो आप सबको याद होगा, पता नहीं कितनी सारी हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। अब ये शॉर्ट था इसी वजह से इसको इंक्लूड किया। अब इसके अंदर हमारे पास टाइप्स के अंदर है रेडियोग्राफी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। रेडियोग्राफी के अंदर हमारे पास ये होता है कि ये एक ऐसा मेथड है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का वेयर मेनी टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स कैन बी एग्जामिन्ड टू वेरीफाई द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इंटेग्रिटी ऑफ द स्पेसिमेन। इंटेग्रिटी का मतलब उसकी बर्दाश्त कह सकते हैं हम उस मटेरियल की, और उसके अलावा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जामिन किया जाता है रेडियोग्राफी के अंदर। रेडियोग्राफी कैन बी परफॉर्म यूटिलाइजिंग आइदर एक्सरेज और गामा रेज, और ये गामा रेज और एक्सरेज से किया जाता है। X-rays and gamma rays have the shortest wavelength and this property leads to the ability to penetrate। यही वजह है कि ये उस मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी
अ, उसके अंदर गुजरने की सलाहियत रखते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम बताई थी कि रेडियोग्राफी टेस्टिंग होती किस तरह से। ये हमारा सोर्स होता है, तो उसके बाद रेडिएशन बीम, फिर इमेज क्वालिटी इंडिकेटर होता है, और नीचे सबसे होता है हमारे पास टेस्ट। सबसे नीचे हमारे पास होती है रेडियोग्राफिक फिल्म, फिल्म विद लेटेंट इमेज आफ्टर एक्सपोजर, और ऊपर हमारा होता है टेस्ट स्पेसिमेन। बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे नॉर्मल जो एक्सरेज होते हैं, बिल्कुल वैसी डायग्राम है देखा जाए तो। मतलब हम अपना मिसाल के तौर पर पाँव का कर रहे हैं तो पाँव ऊपर रखते हैं, फिर ऊपर सोर्स होता है, सोर्स से बीम पास होती है, फिर बाकी में जो नीचे कुछ रखते हैं, तो अब पता चला उस वो होता है इमेज क्वालिटी इंडिकेटर होता है वो। और फिर उसके बाद हमारा टेस्ट स्पेसिमेन होता है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा, और फिर नीचे फिल्म होती है जिस पे वो एक्सपोजर आता है। फिर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है हमारे पास। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज अ फैमिली ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक based on the propagation of ultrasonic waves in the object or material test। अब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ की जाती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर, और मतलब ये तो प्रोपेगेशन पे बेस्ड करता है, वेव्स पे बेस्ड करता है, जो भी मटेरियल को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज़ ऑफन परफॉर्म्ड ऑन स्टील एंड अदर मेटल्स एंड अलॉयज, और ज़्यादातर हम इनको परफॉर्म करते हैं स्टील और मेटल्स या फिर अलॉयज पे। It is used in many industries including steel and aluminum construction, metallurgy। ज़्यादातर जो हमारे पास मतलब सिंपल अगर हम कहना चाहें तो मेटल्स इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल होता है ये, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स, और बहुत सारी जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर भी। फाइबर ग्लास इज़ अ लाइट वेट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट मटेरियल। हल्का होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। Fiberglass combines its light weight with an inherent strength to provide a weather-resistant finish with a variety of surface textures। यानी डिफरेंट कलर्स के अंदर आता है और वेदर रेजिस्टेंट भी है, यानी इसको यानी धूप से कोई फर्क नहीं इतना ज़्यादा पड़ता। रॉ मटेरियल्स। The basic raw materials for fiberglass products are a variety of natural minerals and manufactured chemicals. The major ingredients are silica sand, limestone, and soda ash. Silica sand is useful as the glass former, and the soda ash and the limestone help primarily to lower the melting temperature. Base glass, also called cullet, is also used as a raw material. The raw materials must be carefully weighted in exact quantities and thoroughly mixed together, called batching, before being melted into glass. There are four methods by which fiberglass can be made. They are fiberglass hand layup operation, spray layup operation, pultrusion, pultrusion operation, chopped strand mat। अब इसकी एप्लीकेशन हमारे पास टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर है, स्टोरेज टैंक्स के अंदर है, सेप्टिक टैंक्स के अंदर है, और इसी तरह से हाउस बिल्डिंग और डोर सराउंडिंग्स के अंदर है। अब फाइबर ग्लास की वजह से ना हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही हैं। वर्कर्स आर मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय एक्सपोजर टू फाइबर ग्लास। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर, अब उनसे जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना वो ये हो रही है कि स्किन पे रैशेस हो रहे हैं, आइज़ में बिकम रेड एंड इरिटेटेड, और जो आँखें हैं वो लाल हो जाती हैं और इरिटेट होती हैं काफ़ी ज़्यादा फाइबर ग्लास से। टेम्पररी स्टोमक इरिटेशन होती है, सॉरनेस इन दी नोज एंड थ्रोट होती है, यानी अजीब सी मतलब खारिश वाली फीलिंग होती है। Smaller fibers have the ability to reach the lower part of the lungs, increasing the chance of adverse health effects। इन्हें देखा जाए तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इससे होती हैं। फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म FRP है, और इसको हम फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर भी कहते हैं और प्लास्टिक्स भी कहते हैं, जो नाम में लिखा हुआ है वैसे। इज़ अ कंपोजिट मटेरियल मेड ऑफ अ पॉलीमर मैट्रिक्स रीइंफोर्स्ड विद फाइबर्स। वही बात, द फाइबर्स आर यूजुअली ग्लास कार्बन, इसको पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, एरामिड और बेजल्ट में भी पॉसिबल। FRPs मतलब उसी की बात हो रही है। आर कॉमनली यूज्ड इन दी एरोस्पेस, एरोस्पेस में इस्तेमाल होते हैं ये, ऑटोमोटिव, मैरीन एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर। दे आर कॉमनली फाउंड इन बैलिस्टिक आर्मर एज वेल, यानी जो
बारूद असला होता है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल है। बेकेलाइट, अब बेकेलाइट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी मैंने ऐड कर दी थी। एन अर्ली फॉर्म ऑफ ब्रिटल प्लास्टिक टिपिकली डार्क ब्राउन मेड फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल, यूज चीफली फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए मतलब इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ये है इंसुलेटर है। वाज द फर्स्ट फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, और इसको कहते हैं कि भाई ये फर्स्ट फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक है। हो गया। अब हमारे पास आता है सेरेमिक मेटल कंपोजिट्स, लास्ट टॉपिक। अच्छा, इसके अंदर इसको सरमेट भी कहते हैं। अब सरमेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये कंपोजिट मटेरियल कंपोजिट मटेरियल से कंपोज होता है, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है सेरामिक और एक है मेटल। इस वजह से इसका नाम सरमेट है। सेरामिक से सर लिया और मेटल से मेट लिया, सरमेट मटेरियल्स। A cermet is ideally designed to have the optimal properties of both a ceramic, such as high temperature resistance and the hardness, and those of a metal, such as the ability to undergo plastic deformation. यानी वही सीन है, इसको हम समझ लेते हैं कंपोजिट वाला सीन है। कंपोजिट के अंदर दो चीज़ें होती हैं ना हमारे पास, एक रीइंफोर्स फेस था और एक वो था जिसको हम मैट्रिक्स कह रहे थे। तो उसका भी मकसद यही था, इसका भी मकसद यही है कि इसके अंदर भी हम अचीव करना चाह रहे हैं सेरामिक और मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक ही मटेरियल के अंदर। तो उसके लिए हम सेरामिक मेटल कंपोजिट्स पढ़ते हैं, यानी इसके अंदर हम करते ही है कि हम दोनों को आपस में कंपोज करते हैं ताकि हमारे पास सेरामिक की भी प्रॉपर्टीज़ आ जाएं और मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ आ जाएं। Don't forget to click subscribe to get more updates.